हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी का एक मॉडल सेट लेके आए हैं जो 10th बोर्ड की 2025 में एग्जाम होने वाली उसके लिए जारी हुआ है। और इस मॉडल सेट से हम लोग का उस पैटर्न को बताया जाएगा जो फाइनल एग्जाम में हम लोग को पूछा जाएगा। कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, पैसेज कैसा रहेगा, किस किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, हिंदी ग्रामर से कितना क्वेश्चन रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें टोटल जो है ना 52 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से 1 से 30 प्रश्न जो है ना ये एमसीक्यू रहेगा, मतलब बहुविकल्प वाला रहेगा, ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं। जिसमें पहला जो है ना एक गद्यांश रहेगा, इसको अच्छा से पढ़ना है। देखो क्या बोला है, स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करती है। अगर शरीर स्वस्थ है तब मस्तिष्क भी उसका कैसा रहता है, स्वस्थ रहता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें खान पान पर, दिनचर्या, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो देखिए खान पीन पर ध्यान रखना चाहिए, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य ये सब पे क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आगे क्या बोला है, संतुलित आहार। संतुलित आहार किसको बोलते हैं, तो जितना मात्रा में हमको प्रोटीन, वसा, न्यूट्रिएंट सब चाहिए, सभी मात्रा को लेना संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम मतलब डेली एक्सरसाइज जो होता है, और पर्याप्त नींद। नींद भी जो है ना पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, तो ही व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य स्तंभ है। अगर अच्छा रहना है, स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो संतुलित आहार लो, नियमित व्यायाम करो और पर्याप्त नींद लो। इसके अतिरिक्त तनाव से बचना या तनाव से बचना और सकारात्मक सोच भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होता है। देखो इसके अलावा मतलब संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद के अलावा तनाव मुक्त रहो और सकारात्मक सोच रखो, एक पॉजिटिव सोच रखो। इसके अलावा क्या बोला है, स्वस्थ या स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होती है। अगर शरीर स्वस्थ रहता है ना तो उससे क्या करते हैं हम लोग, दैनिक कार्य अच्छा से कर पाते हैं और उससे उत्पादकता अच्छा हो पाता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। अर्थात क्या हुआ कि जो व्यक्ति स्वस्थ होता है ना वो शरीर से भी अच्छा होता है और मस्तिष्क से भी क्या होता है, अधिक सक्षम होता है। कोई भी कार्य करने में उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आजकल देखो कितनी भागदौड़ मच रही है। कहीं पे देखो तो हर जगह पे पूरा कंपटीशन ही फैला हुआ है। में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। मतलब ये पैसा कमाने के चक्कर में जो है ना लोग अपना स्वास्थ्य को क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये नज़रअंदाज का जो खामियां होता है ना, क्या होता है, दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मतलब बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें स्वास्थ्य के प्रति क्या रहना चाहिए, सजग रहकर स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। कितना अच्छा बात बताया गया है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन अब हम लोग का है स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है। तो देखो यहाँ पे बोला गया था ना कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लेना चाहिए ताकि स्वस्थ शरीर क्या हो सके, स्वस्थ रह सके। तो ये पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा में क्या बोला है, स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है। तो हम लोग जानते थे ना कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध दैनिक कार्यों से और उसका उत्पादकता से था, कि दिन में हम कार्य भी अच्छा कर पाएंगे और उत्पादन भी अच्छा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला है तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया है, सकारात्मक सोच। क्या बताया है, सकारात्मक सोच। तनाव से दूर रखने के लिए सकारात्मक सोच होना चाहिए। अगला है भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है। तो देखो ये भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर स्वास्थ्य को हम नज़रअंदाज करेंगे ना तो दीर्घकालिक बीमारियों का सामना या खतरा होता है। अब ये पैसेज था हम लोग का, गद्यांश था। अब जो है ना कुछ पद्यांश दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देखिए पढ़ते हैं। क्या बोला है, नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। आगे क्या बोला है, वह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार,
संघर्षों के आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को वह सरलता से हारी। समर्पण, साहस, धैर्य का प्रतीक, किसका प्रतीक है? समर्पण, साहस और धैर्य का प्रतीक। नारी के बिना जीवन है अधूरा, अधीर। सम्मान दो नारी को, पहचान दो, उसके सपनों को भी उड़ान दो। नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही है यह जगत स्पंदन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ था कि नारी के बिना जो है ना सृष्टि अधूरी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि। क्या लिखा हुआ है? अधूरी है सृष्टि। तो यहाँ पे देखिए सृष्टि कौन सा ऑप्शन में है? बी नंबर में। तो 5 का क्या हो जाएगा? बी। अगला है, नारी को किसके प्रतीक बताया गया? अभी आप लोग पढ़े थे ना कि नारी जो है ना समर्पण, साहस और धैर्य का प्रतीक है। समर्पण, साहस और धैर्य का प्रतीक है। पद्यांश में नारी के किन गुणों से संबोधित किया गया है? तो स्नेह, करुणा और सृजन। ये स्नेह होता है, करुणा होता है और सृजन होता है। इसके अलावा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है, नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है? तो नारी के सपनों के लिए उन्हें उड़ान देने के आग्रह कहा गया। देखिए यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ था कि उनके सपनों को उड़ान दो। नारी को सम्मान देने के लिए, पहचान देने के लिए क्या करना होगा? उसको सपनों को उड़ान दो, मतलब जो उसके सपने हैं उसको करने का छूट दो। ठीक। अगला देखिए, अब यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन के बाद 9 नंबर क्वेश्चन से हिंदी ग्रामर का व्याकरण स्टार्ट होते हैं। और इसमें मैंने देखिए का ये सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया से पूछता है। सबसे पहले यहाँ पे समझिए सकर्मक किसको बोलते हैं। तो जिसमें कर्म होता है, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो जिसमें कर्म होता है ना उसे सकर्मक कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। देखिए सकर्मक पहचानने के लिए क्या करेंगे, क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्रिया से पहले क्या लगाएंगे, अगर आंसर मिलेगा तो वो कर्म होगा। जैसे क्रिया यहाँ पे क्या, रोना, रोना से पहले हम क्या लगा, क्या रो रहा है। अगर हम बोल दे कि बच्चा रो रहा है, ठीक, तो लेकिन यहाँ बच्चा बोलो कर्म नहीं, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को तो हम ऑब्जेक्ट नहीं ना बोल सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए खा रहा है, क्या खा रहा है, तो खाना, खाना इसमें ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि मैं है सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, तो बीच वाला क्या बच गया, ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो क्या लगा के क्रिया से पहले, क्रिया है खाना, खाना से पहले क्या लगा के प्रश्न करेंगे, क्या खा रहा है, तो आंसर क्या है, खाना। तो जब उत्तर मिल जाएगा ना तो उसको सकर्मक बोलते। तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। और आंसर अगर नहीं मिला तो अकर्मक हो जाएगा। अगला बोला है 3 नंबर क्वेश्चन, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य क्या अंतर है। तो देखिए दोनों में जो है ना सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट उसी में होता है जो सकर्मक होता है, मतलब कर्म उसी में होता है जो सकर्मक होता है। तो मेनली जो है ना इसमें अंतर किस चीज़ का है, तो इसमें मेनली कर्म की अंतर है, कर्म की आवश्यकता में। ठीक है। अगला है सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है। तो सकर्मक क्रिया में हमेशा एक कर्म होता है। क्या होता है, कर्म होता है। बिना कर्म का सकर्मक क्रिया नहीं हो सकता है। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है। क्रियापद, क्रियापद मतलब क्या होता है, जिसमें क्रिया है। बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्रिया किसको बोलते हैं, तो जिसको करने में समय लगता है, या कोई कार्य को करने में समय लगता है ना, जिसे थकावट महसूस होती है, उसे क्रिया कहा जाता है। तो बच्चा दौड़ रहा है, यहाँ पे दौड़ना जो है ना एक तरह का काम है, इसको करते करते लोग थक जाते हैं। तो यहाँ पे क्रियापद का प्रयोग किसमें हुआ है, तो पहला नंबर ऑप्शन में बच्चा दौड़ रहा है। बाकी बात किसी में देखिए क्रिया नहीं है, कोई काम नहीं है। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला है, पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है, मतलब पत्र को हम क्या क्या बोल सकते हैं। तो देखिए पत्र को पत्रिका भी हम लोग बोलते हैं, पत्र को चिट्ठी भी बोलते हैं, पत्र को पता भी बोलते हैं, लेकिन पत्र को पुस्तक नहीं बोला जाता है। तो कौन सा अर्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है। तो मुख शब्द का एक अर्थ जो है ना चेहरा होता है, मुंह को चेहरा भी बोला जाता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है।
अव्यय किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले समझिए कि अव्यय जो है ना ना किसी के अनुसार वो परिवर्तित नहीं होता, चाहे वो क्रिया हो, कर्ता हो, किसी के अनुसार वो परिवर्तित नहीं होता, जो अपनी स्थिति या रूप में कभी बदलाव नहीं लाता है, ज्यों का त्यों यूज होता है, किसी के अनुसार वो नहीं बदलता, तो उसको अव्यय बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी जो है ना किस प्रकार के अव्यय है? तो यहाँ पे देखिए जल्दी जो है ना ये ना काल मतलब समय, समय है नहीं है, स्थान है नहीं है, संबंध है नहीं है, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? तो राजमहल जो है ना, राजमहल को अगर हम मान के चलिए राजमहल को अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है? राजा का महल, राजा का महल। और देखिए एक बात ख्याल रखिएगा कि जब तोड़ने के बाद या इसको विच्छेद करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो योजक चिन्ह के रूप में, योजक चिन्ह मतलब बीच में जो आ रहा है, जैसे का, राजा का महल, और योजक चिन्ह के रूप में अगर कारक चिन्ह आ जाए, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से इस तरह का आ जाएगा ना, तो संबंध का के की का आ रहा है ना, तो अगर ये कारक चिन्ह आ जाता है ना तो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। कौन सा समास कहा जाता है? तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। द्विगु समास किसको बोलते हैं? जो प्रथम में संख्यावाचक होता है, जैसे त्रिभुज, त्रिनेत्र, नवरत्न, नवरात्रि, नौलखा। इसमें जो है ना शुरुआती में संख्या रहेगा तो द्विगु समास। द्वंद्व समास किसको बोलते हैं? तो एक दूसरे का विलोम होगा या बीच में डैश का चिन्ह, जैसे माता पिता, माता का उल्टा पिता होता है ना, या बीच में डैश होगा, ठीक, उसको द्वंद्व बोलते हैं। कर्मधारय किसको बोलते हैं? तो जिसमें एक पहला पद विशेषण हो उसे कर्मधारय समास का, जैसे नील कमल है कि नहीं, नील कमल, नीलांबर, इस तरह का चीज को क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। अगला है बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास जो है ना, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन दोनों पद मिला करके जो है ना किसी तीसरा का संकेत करता है, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें ना, तो यहाँ पे देखिए दो पदों का अर्थ एक साथ मिलकर नया अर्थ बताता है, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है दोनों पदों का अर्थ एक ही होता है, पहला पद दूसरे पद का विशेषता करता है। समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है, नहीं, हाँ, समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है, दो पद का अर्थ एक साथ मिलकर नया अर्थ बताता है, होना यही चाहिए। दो पदों का अर्थ एक साथ मिलकर नया अर्थ बताता है, या समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है। ये भी हो सकता है, डी नंबर भी हो सकता है। समास का जो अर्थ होता है ना दोनों पदों से अलग होता है, ये नंबर नहीं होगा, ये हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि समास का जो अर्थ होता है ना वो अलग ही मीनिंग देता है। जैसे श्वेतांबर या पीतांबर बोले, पीतांबर किसको बोले? पीतांबर हो गए यहाँ पे, लेकिन ये पीतांबर जो है ना किसी तीसरा चीज को संकेत दे रहा है। पीतांबर किसे कहा जाता है? शंकर भगवान। जैसे मान के चलिए त्रिनेत्र बोले, तो त्रिनेत्र किसको बोला जाता है? तो शंकर भगवान को बोला जाता है। त्रिनेत्र एक शब्द है, लेकिन त्रिनेत्र से हम लोग किसे को संबोधित करते हैं? शिव जी को संबोधित करते हैं। तो वहां पे किसी अलग पदों का जो अर्थ है ना अलग होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा, इस वाक्य का प्रकार क्या है? तो देखिए जब जो है ना और से जुड़ेगा, दो यहाँ पे वाक्य जुड़ा है, तुम स्कूल जाओ मैं घर पर रहूंगा, ये दो सरल वाक्य है, सिंपल वाक्य जो हम लोग रोज बोलते हैं। और उसको अगर योजक चिन्ह जैसे और, एवं, तथा, किंतु, परंतु और या कॉमा ये सबसे जुड़ेगा ना, तो इसमें ये योजक चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो संयुक्त वाक्य में होता है। तो दो सरल वाक्य को जब जोड़ा जाता है तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है, ठीक। अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? देखिए इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो अगर यहाँ पे जो है ना क्योंकि, क्योंकि आ जाए, क्योंकि, और जा से कोई चीज आ जाए, जा से, जैसे जैसे, ज्यों, जैसे, जैसा कि,
जा से अगर शुरू हो जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई मुहावरा लोकोक्ति ऐसा कोई आ जाए ना, तो उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। अगला चलते हैं 21 पे। देखिए 21 जो है ना, ये नेताजी के चश्मा से लिया गया है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जीवन जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसते हैं। मतलब जो सब कुछ देश के खातिर निछावर कर दिए उस पे भी लोग हंसते हैं, उसका भी लोग मजाक उड़ाते हैं। और अपने लिए बिकने के मौका ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। इसमें देखिए कितना आसान कर दिया है, पहले से ही दे दिया है कुछ स्टोरी और उसके बाद उसका क्वेश्चन पूछा है। क्या बोला है? 21 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। गद्यांश में लेखक को किस बात का दुखी हो रहा था? उसको कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति निष्ठा के बारे में, हाँ इसी के प्रति जो है ना दुख हो रहा था, क्योंकि देश के खातिर जो निछावर हो जाते हैं उस पर भी लोग क्या कर रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं, इसीलिए जो है ना इसको दुख हो रहा था। अगला चलते हैं 22 पे। गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा यह का क्या अर्थ है? मतलब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर कोई ना कोई कमी थी। ठीक, अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। उससे पहले देखिए छोटा सा एक स्टोरी दिया है, इसको पढ़ते हैं पहले। क्या बोला है? ये बाल गोविंद भगत का है। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पुतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मतलब कहने मतलब क्या है कि देखिए उसका पुत्र जो है ना, एक ही पुत्र था बाल गोविंद भगत जो है, या इसमें जो है ना उसके एक ही पुत्र थे और वो पुत्र का अचानक मृत्यु हो जाता है। वो एक तरह का एक सुस्त था, बहुत ज़्यादा दुलार प्यार भी मिलता था उस बेटे को। उसका पुतोहू जो थे ना बहुत होशियार थी, जो पूरा घर को संभाले हुए थी। एक बार क्या होता है कि उसके बेटे की मृत्यु हो जाता है, तो उसका मृत्यु के बाद जो है ना उसके पिताजी बिल्कुल निश्चिंत होते हैं, ढोलक बजाते रहते हैं, पूरा तल्लीन रहते हैं। और उसका जो चिता का अग्नि जो है ना दिलाते अपने पतोहू से। और जब अग्नि का क्रियाक्रम खत्म हो जाता है ना, उसके बाद उसके भाई को बुला करके बोलते इसे अपने साथ ले जाओ और इसको दूसरी शादी करा दो। लेकिन उसके पतोहू जो है ना जाना नहीं चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती है? क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम चले जाएंगे यहाँ से तो इसे बुढ़ापे में कौन खाना खिलाएगा, एक चुल्लू पानी कोई नहीं देगा। इसीलिए वो रो रो करके बेहाल थी, बोल रही थी कि हमको यहीं पे रखिए, हमको नहीं निकालिए। लेकिन जो थे बोले कि नहीं, हम बुढ़ापे में क्या होगा सो हम समझ लेंगे, अभी अगर तुम जाओ नहीं तो फिर हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। इस तरह का कोई घटना घट रहा था। क्या बोलते हैं? बुढ़ापे में देखो बोल रहे ना, बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन चुल्लू भर भी पानी नहीं देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल चल दूंगा। यह थी उसकी आखिरी दलील। इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती है कि नहीं? फिर बेचारी वो चल गई। अगला है भगत का निर्णय क्या था? तो भगत का निर्णय था कि पुतोहू का कैसे दूसरी शादी करा दिया जाए। अगला है 24 कि पुतोहू ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा गया था। मतलब पुतोहू क्या बोली कि मैं आपके लिए जो है ना बुढ़ापे में क्या करूँगी? भोजन बनाऊंगी। अगला चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो ना यहाँ कुछ भावार्थ दिया है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन, गर्भन के अभर्क दलन में अभर्क का क्या अर्थ होता है? तो अभर्क का मतलब होता है बच्चा। क्या होता है? बच्चा। महीप कुमार किसे कहा गया है? राम को कहा गया, ऑप्शन बी होगा। विपुल बार मही देवन दिनही में महादेव महिदेव
किसका संदर्भ है? तो यहाँ पे महिदेव जो है ना, महादेव शिव के संदर्भ है। किसका है? शिव का। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। परसो बिलोको महिप कुमार में परसो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो परसो जो है ना, यहाँ पे प्रयोग हुआ है एक युद्ध अस्त्र के लिए। किसके लिए? एक युद्ध अस्त्र के लिए। अगला है 29। गंतोक का क्या अर्थ होता है? तो गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। क्या होता है? पहाड़। अगला है जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो जितेन नार्गे के जीप में दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी। तो ये था टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।